तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे आजकल, जिस पर बड़ा हंगामा मचा हुआ है, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और उससे जुड़े जो भी उससे जुड़े क्या क्या पहलू हो सकते हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। कानून में इसको लेकर क्या प्रावधान है। हमारे साथ, जैसा कि पिछली बार भी जुड़े थे, वरुण दुबे जी हैं। वरुण, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद अकुल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मेरी दिवाली अच्छी बीती, आप बताइए। बस कैसा रहा ऐसे ही आपका? बिल्कुल दिवाली एकदम मजे में बीती। तो इस पे चर्चा करते हैं। क्या ये मसला क्या है पूरा अर्नब गोस्वामी वाला, थोड़ा सा। जी अकुल, दरअसल बात ये थी कि अर्नब गोस्वामी को जैसे पुलिस उठा के उनके घर से ले गई और उसके बाद जो मीडिया में तमाम अभिव्यक्ति की आजादी और पत्रकारिता और पत्रकार को लेके जिस तरीके के बयान आने लगे, बीजेपी नेताओं की तरफ से काफी ट्वीट आए कि यहाँ पे कह दिया गया कि आपातकाल 2.0, मतलब ये दूसरा आपातकाल लगाया गया है। अच्छा। तो इसके पीछे का मामला समझना होगा, क्योंकि ये दरअसल अभी का मामला नहीं, ये मामला 2018 के आसपास का है, जब अर्नब गोस्वामी के एक इंटीरियर डिजाइनर थे अन्वय नायक। अच्छा। इन्होंने इनका पूरा जो स्टूडियो था वो डिजाइन करने के लिए 5 करोड़ रुपए लोन उठाया था बैंक से। अच्छा। और इनका वो पूरा काम किया। तो इसके बाद जब लोन चुकाने की बारी आई तो ये और इनके 2 और साथी थे, वो मुकर गए और उस दबाव में आके इनके और इनकी मां ने आत्महत्या कर ली। अच्छा। और जो इन्होंने सुसाइड नोट लिखा उसमें अर्नब गोस्वामी को जिम्मेदार ठहराया है। अच्छा। तो इस मामले को लेके पुलिस ने, जब ये मामला दबा था तो अब शिवसेना ने इस मामले को खुलवाया, या कहे कि आप कुछ भी कहिए कि सरकार मौका ढूंढ रही थी, बदले की कार्रवाई थी, कुछ भी कहिए, लेकिन एक लीगल वजह सरकार के पास थी कि हाँ अर्नब गोस्वामी इस मामले में बिल्कुल आरोपी हो सकते हैं, इसलिए उन्हें उठाया गया। अच्छा। और पुलिस उनसे बड़े प्यार से, आप पहले के वीडियोस देखिए तो जिस तरीके से वो हंगामा कर रहे थे, पुलिस कह रही थी कि आप शांति से हमारे साथ चलिए, लेकिन वो एक ड्रामेटिक पूरा शो बना दिया उन्होंने कि देखिए हमको जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, ऐसा वैसा। वो कुछ नहीं था। उनको बड़ी तसल्ली के साथ पुलिस ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आप हमारे साथ चलिए। अच्छा, मामला ये आत्महत्या केस से जुड़ा है, लेकिन बहुत से लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि ये जो सुशांत को लेकर उन्होंने एक रिपोर्टिंग करी, जो पूरे लगातार 6 महीने तक कवरेज किया, उसकी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। लेकिन असल मुद्दा ये 2018 वाला जो है। हाँ, ये 2018 वाला है। ये अलग बात है कि काफी लोगों को, जैसे मैंने कहा ना, कि काफी लोगों को इसके पीछे लग रहा होगा कि सरकार को अचानक कैसे जरूरत पड़ गई, या अचानक सरकार को कैसे इस मामले की याद आ गई। वो बिल्कुल उनका सोचना भी जायज है। कहीं ना कहीं सरकारों के पास आपके ऐसे कई कारनामे, कई कच्चे चिट्ठे, अगर मैं कहूँ साफ साफ लफ्जों में, वो दबे होते हैं सरकार के पास, और सरकार जरूरत पड़ने पर सरकार खोलती है। तो अर्नब गोस्वामी की आप रिपोर्टिंग देखिए तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि अर्नब गोस्वामी पत्रकारिता करते हैं। नहीं, ये बात तो कई अन्य चैनलों ने भी मानी है। हाँ, चैनलों ने मानी, पत्रकारों ने कहा खुद। कई बड़े पत्रकारों के ट्वीट आए थे उस वक्त, और उन्होंने यही लिखा कि हालांकि उनकी जो पत्रकारिता है उस पर सवाल उठ सकते हैं और उठने भी चाहिए, उनके रिपोर्टिंग के तरीके पर भी सवाल उठाए, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर कहीं ना कहीं नरम दिल दिखे। वो हो सकता है क्योंकि एक बतौर पत्रकार उनको ये लगा हो कि गिरफ्तारी, हाँ, बतौर पत्रकार ये सबको लगा कि शायद ये बदले की कार्रवाई है या ऐसा कुछ है, लेकिन इसकी एक लीगल वजह सरकार के पास थी। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार ने कोई बदले की कार्रवाई ही कर दी, सरकार के पास लीगल वजह थी। तो ये जो पूरा मामला है अभी क्या लग रहा है, और लेकिन अगर दूसरी तरफ ये देखा जाए, ये तो भाई एक मुंबई का एक हाई प्रोफाइल केस हो गया, लेकिन ऐसे ही अनगिनत केस अगर देखा जाए तो यूपी में आए दिन होते रहते हैं। जहाँ पर तहसील लेवल के या जिले स्तर के जो पत्रकार होते हैं उन पर आए दिन शोषण होता रहता है। कभी बाहुबलियों द्वारा होता है, कभी नेताओं द्वारा होता है। जी बिल्कुल, इसीलिए जब हम सब ने देखा कि जब योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया अर्नब गोस्वामी को लेके, तो मुझे एक पल के लिए हंसी आई
मैं आपको एक वाकयात याद दिलाता हूँ, अभी हाँ। हाल ही का वाकयात है, पिछले साल का। मिर्जापुर में एक पत्रकार ने एक मिड डे मील की स्टोरी चलाई थी, जिसमें नमक रोटी हाँ का हाँ उसने छाप दिया था पूरा। वो शायद हाँ आपके जहन में भी वो हाँ बात हाँ होगी। हाँ उस बिल्कुल। पत्रकार को बिना कुछ कहे उठा लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। तो ऐसे में हमारे और आपके मन में सवाल तो आएगा ना कि जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां आपातकाल जैसी सिचुएशन आ जाती है, और जहां बीजेपी की सरकारें हैं अगर वहां इस तरीके से कुछ होता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ऐसा कुछ उसमें कोई अपराध है ही नहीं। आप देखिए ना जिस तरीके से कफील खान को इन लोगों ने इतने महीने बंद रखा। कफील खान एक डॉक्टर है, मैं कहता हूँ, नहीं कहता कि पत्रकार है कुछ भी, लेकिन एक आम आदमी तो वो भी है। और उसके बाद आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट देखिए कि उनके बयान में ऐसा कुछ नहीं था कि वो नफरत फैला रहे थे, बल्कि वो तो एकता का संदेश दे रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इतनी तल्ख टिप्पणी की कि आपने इतने महीने उनको यूएपीए के तहत बंद कैसे रखा। तो सरकारें इस तरीके के कानून का कई बार बेजा इस्तेमाल भी करती हैं। लेकिन जिस तरह से देश भर में आवाजें उठी अर्नब के साथ, अर्नब की रिहाई को लेकर, और अर्नब के समर्थन में हैशटैग भी चले ट्विटर पर, जी जी, लेकिन आमतौर पर ऐसे हैशटैग या फिर ऐसा जन समर्थन उन छोटे पत्रकारों को क्यों नहीं मिलता? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अकुल देखिए, छोटे पत्रकारों की मैं कहता हूँ कि उतनी पहुंच नहीं होती, वो इतने लोकप्रिय नहीं होते कि उन्हें कोई जाने। मैं आपको अभी हाल का ही एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। एक पत्रकार है कोमल शर्मा, ये स्क्रॉल के लिए कई बार रिपोर्टिंग करती है। ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र गई थी, वाराणसी। तो प्रधानमंत्री ने एक गांव गोद ले रखा था, वहां से इन्होंने स्टोरी की कि पूरे लॉकडाउन में यहाँ पे ना लोगों को ठीक से खाने के लिए राशन उपलब्ध हुआ, न चीजें मिली। सिर्फ इतनी सी बात को लेके, इतनी सी रिपोर्ट को लेके वाराणसी में एफआईआर दर्ज कर दी गई। अब आप सोचिए कि पत्रकारों के साथ किस हद तक, जिन पत्रकारों को लोग नहीं जानते या छोटे मोटे, जैसे आपने कहा जिले लेवल के, तहसील लेवल के जो पत्रकार हैं जिनकी दिल्ली तक पहुंच नहीं है, उनके साथ सरकारें क्या क्या करती हैं। और ये मामले हमारे और आपकी नजर में आ जाए, लेकिन जो आम लोग हैं, जो टीवी के दर्शक हैं, ज्यादातर उन्हें खबर ही नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं चलता है। उन्हें पता ही नहीं चलता, उन्हें लगता है कि देश में सब चंगा थी। ये एक समस्या है, एक विडंबना भी कह सकते हैं इसको, कि एक तरफ एक पत्रकार को इतना जन समर्थन मिलता है, वो भी उसके विपरीत उसे इतना मिलना नहीं चाहिए, या इस पर भी एक बहस हो सकती है। लेकिन अगर उनके काम को देखा जाए तो मुझे लगता है कि उनके लिए ज्यादा संवेदना होनी चाहिए किसी भी आदमी के लिए, बजाय उस जो एक बड़े चैनल के पत्रकार हैं। आप ये देखिए कि अगर आप देखिए तो अर्नब गोस्वामी को समर्थन मिलने का एक सीधा सा मतलब है कि वो सत्ता के लिए काम करते हैं। अगर आप सत्ता के साथ हैं तो सत्ता आपके साथ है। हाँ, क्योंकि गौर करने वाली बात यही थी कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो कई बड़े पत्रकारों के ट्वीट तो बाद में आए, उससे पहले नेताओं के आ गए, बीजेपी नेताओं के आ गए। नेताओं का इस बात को लेकर इतनी चिंता क्यों हो रही है उनको? आखिर ऐसा क्या है जो, और फिर जब उन्हें टारगेट किया जाता है कि सरकार से सवाल पूछो, तो फिर उसमें इतनी शर्म क्यों महसूस होती है? जब उन्हें जब उन पर कोई लेबल चिपकाया जाता है कि तुम सरकार से सवाल नहीं पूछते, या पूछते भी हो तो बहुत इतने हल्के सवाल होते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता। तो ये पत्रकारिता के नाम पे ये सब जो हो रहा है, और अब जो चीखने चिल्लाने वाली जो परंपरा है, उसको भी बल मिल रहा है, क्योंकि कुछ चैनल इसके जो है पूरे सिरमौर बने हुए हैं। हाँ, सिरमौर बने हुए हैं, सही कहा आपने। तो हालांकि अर्नब गोस्वामी के मामले में जो है 7 दिन में इन्हें रिहाई मिली। रिहाई के बाद भी अकुल, अगर आपने देखा पड़ा होगा ही कि अर्नब गोस्वामी के मामले में कई सवाल उठे रिहाई को लेके, कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें इंतरिम बेल दी, मतलब कि बेल दे दी है, पर ये आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। इनको रिहाई मिली है लेकिन आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। तो जिन लोगों को लग रहा है कि अर्नब गोस्वामी आरोप मुक्त हो गए, नहीं, उनको उस मामले में रिहाई मिली है लेकिन वो आरोप मुक्त नहीं हुए हैं। तो कई लोग इस पे भी सवाल कर रहे हैं कि मतलब ऐसा क्या हो गया कि हॉलीडे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट को बैठना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। और सुप्रीम कोर्ट के पास और भी कई जरूरी काम होते हैं, कई ऐसी जरूरी याचिकाएं होती हैं जिनकी सुनवाई होनी होती है, लेकिन उनको लंबित करके सिर्फ एक किसी पत्रकार की आवाज या फिर
उसको न्याय दिलाने की बात करने लगना, ये थोड़ा सा अपने आप में एक अन्याय हो जाता है। जी बिल्कुल अकुल, सुप्रीम कोर्ट में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऐसे अनगिनत केसेस पड़े हैं जो लिस्ट ही नहीं होते, जिनकी सुनवाई की तारीखें ही नहीं आती कि इनकी सुनवाई कब की जाए। आप देखिए कि अर्नब गोस्वामी ने जो अपनी बेल याचिका जो इन्होंने दाखिल की थी, हाई कोर्ट ने उसमें नकार दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि आप पहले लोअर कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ये कहा कि आप लोअर कोर्ट जाइए। हाँ, क्योंकि जो प्रोसेस है जो हमेशा से फॉलो होता आ रहा है, वही करना चाहिए, वही करना चाहिए। हालांकि ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें जो रिट डाली गई, जो याचिका डाली गई थी, वो हैबियस कॉर्पस की थी। हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये संविधान के अनुच्छेद 32 में इसकी बात की गई है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि किसी आदमी को जबरन रखा गया है या पुलिस के पास ऐसी कोई वजह नहीं है, पुलिस के पास ऐसी लीगल वजह नहीं है जिसके तहत उस आदमी को रखा गया है, तो कोर्ट पुलिस को ये आदेश दे सकती है कि आप इस आदमी को तुरंत रिहा कीजिए। लेकिन ऐसा इनके मामले में हैबियस कॉर्पस का भी मामला नहीं था। पुलिस के पास जो थे वो तथ्य थे, सबूत थे कि हमने इनको इस मामले में अरेस्ट किया है। तो यहाँ पे हैबियस कॉर्पस का ये मसला तो तुरंत खारिज हो गया, लेकिन एंट्रीम बेल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई। और एक अभी हाथरस जो केस चर्चित हुआ था, उसमें भी पत्रकारिता करने जब एक पत्रकार जा रहे थे, केरल के थे शायद, जी, तो उनको भी डिटेन कर लिया गया और जी उनपे भी जो है एक दंगा भड़काने का आरोप लगा। जी, तो ये किस आधार पे लगा था? जी अकुल, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो पत्रकार सिद्दीक कंपन है। उनकी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। बड़ी मजेदार चीज है, इसी को लेके लोग लिख रहे हैं कि मतलब अर्नब गोस्वामी भी एक पत्रकार है, सिद्दीक कंपन भी एक पत्रकार है, लेकिन उस पत्रकार के मसले पे सुप्रीम कोर्ट का नजरिया अलग कैसे हो गया, और सिद्दीक कंपन के मामले में वो एक बड़े पत्रकार की चमक में वो खो सा गया दूसरा पत्रकार। उस पे या तो लोगों की नजर नहीं पड़ रही या लोग कहीं ना कहीं देखना भी नहीं चाहते। देखिए एक मीडिया में जो फेक न्यूज चली और एकदम से जो एक इंफॉर्मेशन का बाढ़ सी आ गई कि भाई ऐसा ऐसा है, तो लोगों को लगने लगा, लोगों ने जानने की कोशिश भी नहीं करी कि आखिर सच क्या है। जी नहीं अकुल, अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट का अगर आप जजमेंट समझने की कोशिश कीजिए, अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, डीवाई चंद्रचूड़ ने उस दिन बहुत अच्छी बातें कही कि आपकी पर्सनल लिबर्टी होती है, आपको छूट होती है। उन्होंने साफ कहा कि अगर आपको उन्होंने कहा कि मैं अर्नब का चैनल नहीं देखता। अगर एक संपादक उस वक्त कटघरे में होता तो सोचिए, एक संपादक के तौर पे अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज ये कह रहा है कि मैं इस संपादक का चैनल नहीं देखता, तो संपादक को लगता कि यार मैं क्या दिखा रहा हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट का जज ये आत्मचिंतन का लेकिन अर्नब गोस्वामी आत्मचिंतन नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि वो भले न देखें, चंद्रचूड़ भले न देखें, लेकिन एक बहुत बड़ी जनता है जो देख रही है और मजा भी आ रहा है, उसको मजा भी आ रहा है। वो जो भी परोसते हैं, जो भी जहर परोसते हैं, उसमें लोगों को बहुत मजा आता है। कहीं ना कहीं जो उन्होंने बात कही कि पर्सनल लिबर्टी होती है, और अगर राज्य सरकारें ऐसे ही नागरिकों को परेशान करती रहेंगी और हम दखल नहीं देंगे तो ये विनाश के रास्ते पे जाने जैसा होगा। ये बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपको चैनल नहीं पसंद तो मत देखिए। उसके अगले दिन ही आप देखिए कि कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया, सुप्रीम जोक ऑफ द कंट्री, और उसको लेके के वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनके पास कई लोगों के या तो मैं कहूंगा कि कंप्लेन गई, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि अब उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलेगा, यानी कि अदालत की अवमानना का मामला चलेगा। लेकिन अगर इस तरह से अदालत की अवमानना होने लग जाएगी हर एक ट्वीट से, तो किस किस को अंदर करेंगे? क्योंकि बहुत से आईटी सेल और ट्रोल भी हैं और ऐसे लोग भी हैं। ये भी एक संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें कि बहुत से ऐसे लोगों को, बड़े बड़े नेता, हर पार्टी के नेता, कहीं ना कहीं यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी उससे छूते नहीं है, वो भी कई ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो दूसरों की आईडी पे जाके अभद्र टिप्पणियां करते हैं। तो इसका ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप कहें तो कुणाल कामरा के ट्वीट को करीबन 26,000 लोगों ने रीट्वीट किया। मतलब जो कुणाल कामरा ने कहा उसको 26,000 लोगों ने रीट्वीट करके, यानी कि 26,000 लोगों का मानना भी वही है। तो इसका मतलब कि आप 26,000 लोगों पे भी अवमानना का मामला चलाएंगे। हाँ, जिसने भी उस ट्वीट को लाइक किया होगा या शेयर, जिसने उसको रीट्वीट किया होगा, जाहिर सी बात है वो अपने मन की बात, उसके मन की बात है, तभी तो वो रीट्वीट कर रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं कुणाल कामरा ने सही किया। मैं ये नहीं कहता कि कुणाल कामरा सही थे या गलत,
लेकिन हम्म। आप ये देखिए कि हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता, कहते हैं ना, यकीन का स्तर कितना गिर गया है। बहुत गिरा है। आप आम लोगों के बीच भी जाइए, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डेली अखबार देखते हैं या टीवी देखते हैं, अब तो खैर पता नहीं, लेकिन उन लोगों से बातचीत कीजिए तो वो आपको बताएंगे कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं अलग राह पकड़ चुका है। हम्म। आप ये देखिए कि अर्नब गोस्वामी के मामले में इतनी तेजी और सिद्दीक कंपन के मामले में तेजी नहीं। सवाल तो उठेंगे, जाहिर सी बात है उठेंगे। और ये जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी रहा है कि हर छोटी छोटी बातों को तूल देने का, जैसे अभी जो उससे पहले एक उनकी बाइक वाला इंसिडेंट बड़ा वायरल हुआ था जी जिसमें, अतुल जी। हाँ, तो बाइक को लेकर हालांकि उस ट्वीट का कोई बहुत मसला नहीं था प्रशांत भूषण ने जो किया, लेकिन फिर भी वो एक टीआरपी बनी, उस पे भी कई चैनलों ने कवरेज किया और अंत में कुछ निकला नहीं नतीजा, क्योंकि कुछ नहीं निकला। वो क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ, सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी जाल में फंस चुका था। जब उसने कहा ना अवमानना का मामला चलेगा प्रशांत भूषण में, तो कहीं ना कहीं खुद अपनी जाल में फंस चुका था। ये आप कैसे किसी की अभिव्यक्ति की आजादी। और सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट है, उसको सिर्फ ऐसे ही चीजें देखनी चाहिए जो जनहित में हो। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इस पे सुनवाई हो, किसी को अंदर किया जाए, तो इस पे कोई थोड़ा सा होता ना कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो इतनी जल्दी भावनाएं आहत हो जाती हैं ऐसे, तो फिर कल अकुल एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल पढ़ा मैंने, द हिंदू में छपा था अजीत प्रकाश शाह का। ये पूर्व चीफ जस्टिस रहे दिल्ली और मद्रास हाई कोर्ट में। तो इन्होंने कई अहम बातें कही। इन्होंने पहले तो ये कहा कि जो अर्नब गोस्वामी का जो मामला था वो डिफेक्टेड लिस्ट में था, यानी कि डिफेक्टेड लिस्ट यानी कि उस लिस्ट में कि याचिकाकर्ता के याचिका में कई सारी खामियां होती हैं, तो उसे कई बार लिस्ट नहीं किया जाता। मतलब उतना मजबूत केस नहीं था। मजबूत केस नहीं था, लेकिन इसको लिस्ट किया गया फिर भी। और आप ये, उन्होंने ये भी लिखा कि आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में मामले लिस्ट होने में भी बहुत समय लग जाता है। कई पुराने केसेस ऐसे धूल फांक रहे हैं, उनकी सुनवाई का अता पता नहीं है। तो इनका ये मामला इतनी जल्दी लिस्ट कैसे कर लिया गया? सवाल तो उठेंगे और जाहिर सी बात है। तीसरा, उन्होंने ये बात कही कि कहीं ना कहीं ये चीज नजर आ रही है कि अर्नब गोस्वामी को जो है स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, मतलब उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, जैसे कि वो वीआईपी है, यानी कि छुट्टी वाले दिन कोर्ट खुल जाना, और डिफेक्टेड लिस्ट जो जिस याचिका में इतनी सारी खामियां हैं उस याचिका को भी स्वीकार कर लेना। कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो ये सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने तारीफ भी की कि ऐसे मामले, ये बहुत अच्छे मामले हैं। जो डीवाई चंद्रचूड़ के लिए उन्होंने कहा कि डीवाई चंद्रचूड़ ने जो भी कहा वो बहुत ही अच्छा कहा, और ऐसे सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से मामले निपटाए जाने चाहिए। मतलब इस तरीके की तेजी आनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। लेकिन ये स्पीड, इस तरह की तेजी जब कभी किसी के साथ किसी लड़की के साथ, महिला के साथ बलात्कार होता है, तो उन सब मामलों में इतनी तेजी क्यों नहीं बरती जाती है? नहीं बरती जाती। तो वही चीज कहा कि ऐसा अगर हो तो सबके मामलों में हो। ऐसा क्यों होता है कि अर्नब गोस्वामी के मामले में इतनी तेज सुनवाई हो जाती है, और दूसरी तरफ एक पत्रकार को जो है वो कानूनी रूप से पहले हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया जाता है, लोअर कोर्ट जाने के लिए कह दिया जाता है। बॉम्बे, अगर आप देखिए तो उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगर अर्नब गोस्वामी की जो बेल रिजेक्ट की थी वो बिल्कुल कानून के आधार पे की थी। संविधान का अनुच्छेद 226 ये कहता है कि अगर आपको बेल चाहिए तो पहले आप सेशन कोर्ट जाओ, लोअर कोर्ट जाओ आप। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चालाकी बहुत अच्छी की थी। ये जो है जस्टिस अजीत प्रकाश शाह लिखते हैं कि अर्नब गोस्वामी लोअर कोर्ट में भी उसी वक्त और सुप्रीम कोर्ट में भी उसी वक्त, यानी कि दोनों कोर्ट में एक ही याचिका को लेके पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने कानूनी जीवन में ऐसा देखा नहीं कि कोई याचिका करता लोअर कोर्ट में भी बेल के लिए उसी वक्त पहुंच जाए और सुप्रीम कोर्ट भी उसी वक्त चला जाए। ये किस तरीके से मुमकिन है? तो ये कुछ सवाल जो थे वो अजीत प्रकाश शाह के थे। ये आम लोगों के सवाल नहीं थे, ये खुद चीफ जस्टिस रह चुके हैं दिल्ली और मद्रास हाई कोर्ट के। तो कहीं ना कहीं वो दिखता है। आप खुद देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। रूबिका सईद की माँ है, इल्तिजा मुफ्ती की माँ है, क्या नाम, महबूबा मुफ्ती। इल्तिजा मुफ्ती इनकी बेटी है।
ये पिछले 1 साल से जब इनके ऊपर PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया था कश्मीर में, तो ये कई बार हैबियस कॉर्पस के तहत ही जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन उनकी सुनवाई लगातार टलती गई, या सुनवाई हुई भी तो सुप्रीम कोर्ट ने केवल स्टेटस बताने को कहा। एक बार हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कब तक बंद रखेंगे, इस तरीके की टिप्पणी भी थी, उसका लब्बो-लुआब था ये कि आप कब तक किसी को ऐसे ही बंद रखेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जब मामला फाइनली गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस साल कह दिया कि अब तो वो छूट गई हैं, तो मामला सुनने का मतलब ही नहीं बनता, यानी कि केंद्र की तरफ से उनकी रिहाई हो गई, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया। तो इस तरीके से आप चले जाइए, कश्मीर में ऐसे हैबियस कॉर्पस के तमाम अनगिनत केसेस आपको सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे, जिनको कश्मीर में बेवजह बंद किया गया है, जिन्होंने हैबियस कॉर्पस के तहत याचिकाएं लगी हुई हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती, लेकिन अर्नब गोस्वामी के मामले की सुनवाई फटाफट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही अपना स्तर जो है वो नीचे कर रहा है, लोगों की नजरों में भी नहीं, ये चीज लोगों को भी साफ नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक माना जाता है। तो अगर पुरानी विश्वसनीयता पानी हो सुप्रीम कोर्ट को, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर सुप्रीम कोर्ट को पुरानी विश्वसनीयता पानी है तो उसे सबको एक समान ट्रीट करना होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा फंडा है, ये हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। इसको अमल में लाया जाए तो लोग फिर से कहीं ना कहीं। हाँ, अगर आप ये देखिए कि कुणाल कामरा जैसे लोग कह रहे हैं, तो उनको मौका किसने दिया है कहने का? और उनको कहीं ना कहीं खामी नजर आ रही है। खामी नजर आ रही है, ऐसे तमाम लोगों को खामी नजर आ रही है, ऐसे तमाम लोगों को खामी नजर आ रही है जो तभी लोग कह रहे हैं। और आपने ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद मौका दिया है कि लोग उनके बारे में कहें। तो यही पूरा केस था। हाँ, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो भी केसेस हैं उनमें बिल्कुल निष्पक्ष सुनवाई हो। हाँ। और पत्रकारिता से जुड़े जितने भी हमारे साथी हैं उनके साथ बिल्कुल न्यायपूर्ण व्यवहार हो। बाकी आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी बिल्कुल, मिलेंगे अगले अंक में। जी बिल्कुल मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।